समाज के बहुत वर्ग ऐसे हैं जो अभी तक लोगों को उनके काम के, उनके बैकग्राउंड से, उनके पिता के व्यवसाय से जोड़ते हैं। एक ऐसा ही इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ। मैं अपने एक दोस्त के घर में खेल रहा था। उस टाइम उसके पिता आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम किसके बेटे हो। उन्होंने बहुत ही एक अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए मुझे वहाँ से निकाल दिया। उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि मुझे आईएएस को ही निकालना है, क्लास 6 से। इसी दौरान मेरी मदर की डेथ भी हो गई। मेरी बड़ी सिस्टर ममता दी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे दिल्ली आना है। मेरा फोकस उस लेवल तक जा चुका था कि मैं अपने शरीर को भी भूल रहा था कि मेरी क्या लिमिटेशन है शरीर की। यूपीएससी के मेंस देने के बाद मैं वापस घर आया और घर पर मैंने फादर की हालत देखी तो इंटरव्यू का रिजल्ट आया तो सारे बहुत खुश थे कि फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में तक पहुंच गए। लेकिन मुझे टेंशन आ गया कि कपड़े क्या पहनने हैं। इंटरव्यू 40 मिनट चलने के बाद जब मैं निकल रहा था तो चेयरमैन ने मुझसे पूछा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोविंद जायसवाल है और मैं बनारस, काशी, जो आध्यात्मिक नगरी और शिक्षा का केंद्र रहा है, उसका रहने वाला हूँ। 2007 में मैंने यूपीएससी की परीक्षा पास की। हिंदी माध्यम से मेरा तीसरा स्थान था और ऑल ओवर इंडिया मेरा 48 स्थान था। दोस्तों, बनारस वैसे तो भारत की सबसे पुरानी नगरी है, इतिहास से भरा हुआ है और कई सपनों का केंद्र रहा है। उसमें से एक मेरा भी सपना, मेरा भी एक परिवार था। मेरे पिता बनारस के अलईपुरा इलाके से रहने वाले थे और वो रिक्शा चलाते थे। मेरी माँ पढ़ाई लिखाई में नहीं थी, एक घर को संभालती थी, लेकिन उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मेरे लिए सपने बुनने में लगाए थे। मैं 3 बहनें हैं। बचपन में हमेशा हम लोग खेलते रहते थे, अपने आसपास बनारस के गलियों में घूमते रहते थे। उस समय तक मैं अपने अलग दुनिया में रहता था और समाज के डिफरेंट सेक्टर को देखता रहता था और मेरे मन में एक सपना था कि मुझे कुछ करना है, लेकिन क्या करना है ये नहीं पता था। मेरे परिवार वाले सोचते थे कि मुझे एक ऑटो रिक्शा चलाना चाहिए, क्योंकि मेरे पिता रिक्शा चलाते थे तो एक स्टेप मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और मैं भी सोचता था, मैं ऑटो रिक्शा या किसी काम के डिफरेंट वैरायटी से परिचित नहीं था कि हर काम का अपना एक अलग वैल्यू होता है। मुझे ये लगता था कि हर काम के अपना अपना रिस्पेक्ट होता है। लेकिन ज़िंदगी के कई पड़ाव आए और क्लास 6 में मुझे एक शिक्षा मिली कि समाज कि बहुत वर्ग ऐसे हैं जो अभी तक लोगों को उनके काम के, उनके बैकग्राउंड से, उनके पिता के व्यवसाय से जोड़ते हैं। एक ऐसा ही इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ। जब मैं 12 साल का था, क्लास 6 में पढ़ रहा था, तब मैं अपने एक दोस्त के घर में खेल रहा था। उस टाइम उसके पिता आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम किसके बेटे हो। तब मैंने बताया कि मैं नारायण जी का बेटा हूँ। तो उन्हें नाम तो पता नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर पूछा कि क्या करते हैं। तब मैंने बताया और उस इंसिडेंट ने मेरी लाइफ के सोचने की दिशा को बदल दिया। फिर उन्होंने बहुत ही एक अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए मुझे वहाँ से निकाल दिया। फिर मुझे समझ में नहीं आया कि अचानक क्या हो गया, क्योंकि वो मेरा दोस्त बहुत अच्छा था। मैं उसके साथ हमेशा खेलता रहता था और क्लास में हमेशा फर्स्ट भी आता था, पढ़ाई भी करता था। इस प्रश्न को लेकर मैं अपने एक टीचर के पास गया। उन्होंने मुझे बताया कि कोई भी समृद्ध और तथाकथित ऊंचे वर्ग के लोग तुम्हें अपने घर में अपने बच्चों के साथ नहीं आने देंगे। उसका रीज़न ये है कि तुम्हारी जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड अलग है। कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी रिक्शा चलाने वाले, ट्राली चलाने वाले, इस टाइप के लोगों के बच्चे के साथ कोई आए, जो कि मुझे तब भी समझ में नहीं आया। तो मैंने उनसे ये प्रश्न तब भी पूछा कि कैसे बैकग्राउंड बदलते हैं। तो उनके पास जवाब तो नहीं था। वो भी हंस रहे थे कि इतने छोटे बच्चों को बैकग्राउंड, समाज की परिभाषा में कैसे समझाऊं। तो उन्हें बताया था कि बैकग्राउंड बदलने के लिए 2 रास्ते हैं। एक, या तो तुम्हारे पिता का काम कुछ और रहता, या तुम कुछ ऐसा करो कि समाज में सब लोग तुम्हारे बैकग्राउंड से तुम्हारे पिता को जाने। तो मैंने उनसे पूछा क्या रास्ता हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि या बिजनेस करो, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, खूब पैसा कमा लो, या दूसरा रास्ता है जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसको पास कर लीजिए। और उन्हें बिल्कुल ये मजाक में ही बोला था, अगर तुमने इसको पास कर लिया तो तुम्हें अपने बैकग्राउंड की चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पहले दिन से ही लोग तुम्हारे नाम से
जानेंगे और तुम किसी के भी घर में आना जाना समाज के सारे बैरियर को तोड़ दोगे। उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि मुझे आईएएस को ही निकालना है क्लास 6 से। और मुझे कोई रास्ता नहीं पता था, बुक्स नहीं पता थी, कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या करना है। लेकिन मुझे ये पता लगा कि इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। क्या पढ़ाई करनी पड़ती है ये भी नहीं पता। फिर मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बोल दिया तुम न्यूज़पेपर पढ़ा करो। तो न्यूज़पेपर के लिए मैंने अपने सिस्टर से पूछा। मेरी 3 सिस्टर थी और एक बड़ी वाली सिस्टर तो शादी भी हो चुकी थी तब तक। तो दोनों सिस्टर से मैंने पूछा कि न्यूज़पेपर कैसे लें। न्यूज़पेपर उसमें 3 बनारस में मेजर थे, दैनिक जागरण और आज। दैनिक जागरण थोड़ा महंगा था, 3 रुपये का आता था, आज 1 रुपये का आता था। तो फिर मैंने बहुत खोजा तो मेरे बगल में एक डॉक्टर थे। उन्होंने मुझे एक पेपर, वो शाम को अपने क्लिनिक से आते थे और पेपर लेके आते थे। तो मैं शाम को वेट करता था कि जब आएंगे तो मैं पेपर लूँगा, इनसे पढ़ूंगा। वो भी समझ नहीं पाते थे कि इस बच्चों को अचानक न्यूज़पेपर की कहाँ से टेंशन आ गया। लेकिन वो फिर भी मुझे देते थे, शाम को आते थे, मैं न्यूज़पेपर लेके वापस उनको रखता था। धीरे धीरे मैंने अपना रास्ता इस तरह तैयार किया। परिवार में मेरे किसी को अभी तक आइडिया नहीं था। फिर क्लास 10th में गया। क्लास 10th में मैंने अपने परिश्रम को और ज़्यादा तेज़ किया। लोगों से बिल्कुल कट के कटे रहने लगा। फिर लोगों को समझ में नहीं आया कि मैं किस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ। मेरे फादर, मेरे घर वाले भी, सब जो रिश्तेदार थे वो बोलते थे उसमें ऑटो 35,000 का मिलता था बनारस में। तो सब पैसा भी जुटाते थे कि अगर 12 पढ़ ले तो एक ऑटो खरीद लेंगे और इसको दे देंगे। मैंने कभी किसी को कुछ बताया नहीं अपने सपने के बारे में। मैं साल भर पैसे जोड़ता था। पैसे जोड़ के मैं लास्ट एग्ज़ाम में क्लास 6, 7, 8, 9, 10 लास्ट डे मैं एक जनरल स्टडी की किताब लाता था पूरे समर वैकेशन में पढ़ने के लिए। उस जनरल स्टडी को मैं अपने छुपा के लाता था कि कोई देख न ले कि कोई क्या बोलेगा। और मैं जिस बिल्डिंग में रहता था उस बिल्डिंग में एक एक रूम में सब लोग रहते थे। एक रूम में हम लोग रहते थे। उसी रूम में आपका किचन था, 12/8 का था। उसी में किचन था, उसी में नहाना था, उसी में खाना बनाना, उसी में हम सभी लोग रहते थे। उस रूम में भी मैं अपने आप को सबसे कटा-कटा रहने लगा। सीढ़ियों पर बैठ के पढ़ाई करने लगा। रात में लैंप जलाकर मैं अपनी पढ़ाई करना शुरू किया। लेकिन मुझे एक बात ये समझ में तब तक आ चुकी थी कि आपके अपने संघर्ष में आपका अपना डेडिकेशन सबसे बड़ा साथी है। और अगर आपका डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है तो आपको सपोर्ट अपने आप मिलेगा। प्रकृति, नेचर, भगवान, जिसे भी आप बोलिए, वो किसी न किसी तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपका डेडिकेशन उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। 12 साल की उम्र में ही मैंने जब डिसाइड किया, तब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। इवन मेरे घर में भी किसी को नहीं पता था कि यूपीएससी क्या होता है। मेरे फादर को सबसे बड़ी नौकरी लेखपाल की पता थी, पटवारी जिसको कई लोग कहते हैं, कि ये सबसे बड़ी जॉब होती है। और कांस्टेबल, जो कि वो रिक्शा खड़ा करने वाले के लिए कांस्टेबल सबसे बड़ा इशू होता है कि कांस्टेबल आ गया तो रिक्शे वाले भागने लगते हैं। तो उनके निगाह में ये 2 सबसे बड़ी जॉब होती थी। और एक बार किसी ने उनको बोला भी कि एक पटवारी की वैकेंसी आई है, आप अपने बच्चों को भर दें। लेकिन फिर वो कोई बोलता था कि किसी में इतना पैसा लगता है, किसी में इतना पैसा लगता है। तो भी मेरे पिताजी कुछ कर नहीं पाए, लेकिन उन्होंने मुझसे बताया। मैंने उनको बोला कि आप चिंता मत कीजिए, मुझे 15 तक पढ़ने दीजिए क्लास 10th में, क्योंकि उन्हें इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन का पता नहीं था। तो मैंने उन्हें बोला 15 तक पढ़ने दीजिए मुझे, पैरेलल मैं ट्यूशन भी पढ़ाऊँगा और आप ऑटो का चिंता मत कीजिए, ऑटो मैं 15 के बाद भी कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ टाइम दीजिए 15 तक पढ़ने का। इसी दौरान मेरी मदर की डेथ भी हो गई। मेरी बड़ी सिस्टर ममता दी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी बीए 3rd सेकेंड ईयर में। वो पहली हमारे घर में इंसान थी जो उस लेवल तक पढ़ाई किया बीए सेकेंड ईयर में। फिर जब उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और हमारे ऊपर फोकस किया, तब मैंने अपनी जिम्मेदारी को समझा और ये मैंने ध्यान दिया कि परिवार आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। उनकी एक-एक दिन की इमोशन, लोग तो हमेशा बोलते थे कि मेरी दीदी को भी कि तुम्हें भी बर्तन धोने चाहिए, तुम्हें भी दूसरों घर में काम करना चाहिए, तो शायद तुम्हारा भी ज़िंदगी बेटर हो सके। वो हर बात को मैंने सुनता और मैंने एक चीज़ डिसाइड किया था कि कभी भी किसी का रिप्लाई नहीं करना है। क्योंकि आपके ऊपर जो सामाजिक अटैक होते हैं उसके 2 तरीके हैं। या तो आप सबसे लड़िए या उस इमोशन को अपने अंदर रखिए और उसका यूज़ कीजिए एज एनर्जी अपने टारगेट को अचीव करने में। इन्हीं प्रताड़नाओं, इन्हीं सोच, इन्हीं डिफरेंट एस्पेक्ट जो समाज के डिफरेंट व्यूज़ आए थे, उसको कलेक्ट करते हुए मैं बिल्कुल आगे बढ़ा डिटर्मिनेशन के साथ। क्लास 8 से ही मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। क्लास 9th में घर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी हमारे। पिता की तबीयत थोड़े टाइम के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो कुछ नहीं था। तो मैंने
एक जूते के रिटेल जूते के शॉप पर भी जॉब करने लगा। उसमें मुझे 150 रुपये मिलते थे, लेकिन मैंने अपने सपने को कभी कमज़ोर नहीं होने दिया। उसके बाद जब मेरे 6 महीने बहुत मेहनत कर लिया, तो उस शू शॉप के मालिक ने मेरी सैलरी 250 रुपये कर दी। मैं अपने स्कूल के बाद जितना टाइम मिलता था वहाँ जाता था, लेकिन मैंने कभी बताया नहीं। फिर ये भी लोग सोचने लगे कि मैं ऐसा ही कोई जूते का छोटा-सा शॉप सड़क के किनारे भी खोल सकता हूँ। लेकिन एक बात मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ कि जब तक आप अपने सपने को अचीव न कर लें, अपने सपने को बहुत डिस्क्लोज़ मत करिएगा, क्योंकि कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा। केवल और केवल आपके माँ-बाप या आपके बहन-भाई जो आपके बहुत क्लोज़ हैं, वही सपोर्ट करने आएँगे। और दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती थी, लोगों की रोने की आदत, कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मैं ऐसे कैसे करूँगा? जिस परिस्थिति में आप पैदा हुए हैं, जो आपके पास 2 हाथ या 2 पैर हैं, आप रोते तो नहीं कि मेरे पास 10 हाथ होते तो मैं ये काम करता। 2 हाथ से ही आप काम करते, और दुनिया में जितने काम हुए हैं, जितने भी सक्सेस स्टोरी हुई, आपने 2 हाथ से ही लोगों ने किए हैं, एक ही दिमाग से किए हैं। तो रोने वालों का जो डिफरेंट एस्पेक्ट होता है, वो मुझे चीज़ बचपन से इरिटेट करती थी। और आज भी मुझे कोई बोलता है ये बात मेरे भी ऑफ़िस में कि मुझसे ये हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ मुझे बहुत इरिटेट होती है। आप कितना प्रयास करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं हो पाएगा ये बात तो सोचना ही बेवकूफ़ी, क्योंकि दुनिया में हर इंसान हर काम करने के लिए कैपेबल है। इसी भावना के साथ मैं आगे बढ़ा, और मैं अपने फ़ादर को भी सांत्वना देता था कि 10 हो गया, अब 12 हो गया। मैं अपना खर्चा तब तक खुद निकालने लगा था। मेरी सिस्टर भी अपना, उसमें मोती की माला होती है, आप में से कई लोग जानते होंगे, उसको आप बिनिए तो शायद 40 माला बिनने पर आई थिंक 6 या 7 रुपया मिलता था उस टाइम। वो भी करती थी। घर इसी तरह हमारा आगे बढ़ा था। फिर मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हो गई, छोटी सिस्टर थी उनकी भी शादी हो गई, और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से मैं घर में अकेले रहने लगा। और फिर भी मैंने अपने इस सपने को पूरी तरह से किया। और मैंने एक बात और ध्यान दिया कि लोग बोलते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेस कम है। रिसोर्सेस कम होने से कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जिसको आप अचीव नहीं कर सकते, स्पेशली अब जबकि भारत इतना आगे बढ़ चुका है और डिफरेंट टाइप के रिसोर्स अपॉर्चुनिटी हमारे पास हैं। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि बनारस में रहने और उसके अलावा कुछ गाइडेंस की मेरे पास क्या व्यवस्था हो सकती है। तो मैं अपने फादर को फिर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में बताया कि पिताजी मुझे 2 साल और पढ़ने। वो समझ ही नहीं पाए, ये 2 साल क्यों पढ़ने? ये 2 साल 15 के बाद भी कोई पढ़ाई होती है, ये उनको पता नहीं था। तो फिर मैंने बताया 2 साल मुझे एक पढ़ाई है, इसमें पढ़नी है। फिर बोले कि इसके पढ़ाई करके क्या होगा? मैंने कहा अगर कुछ पढ़ लिया अच्छे से तो कुछ मुझे काम भी मिल सकता है। तो फिर अब तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे दिल्ली आना है। दिल्ली आने के पहले मैं 5 दिन पहले एक ओरिएंटेशन कैंप में आता है, यहाँ संकल्प। संकल्प संस्था है जो उदासीन आश्रम में चलता है, एक एनजीओ है, और फ्री ऑफ कॉस्ट ओरिएंटेशन देता था। तो जब मैं आया तो उन लोगों ने 5 दिन में मुझे डिफरेंट एस्पेक्ट समझाया था कि ऐसे-ऐसे होता है, ये सब्जेक्ट है। फिर मैं वापस गया और अपने पिता को बताया कि कुछ पैसे चाहिए इनिशियल, ताकि दिल्ली में जाना इतना महँगा शहर है कि उस टाइम जो मैंने रूम लिया था दिल्ली में आने पर, वो 3/7 का था और मेरा बेड 3/6 का था। तो अगर मैं बेड रखने के बाद उससे उतरता था तो मैं गेट के बाहर ही उतरता। वो मैगज़ाइन होता है, आप सब लोग जानते होंगे, जो सीढ़ियों पर मैगज़ाइन होता है। तो 1700 का रूम तो उस समय ऐसा था। फिर 800-700 रुपये अगर हाफ़ टिफ़िन खाना ले तो वो भी ऐसा होता है। तो मैं समझ गया था मुझे 3 से साढ़े 3 हज़ार रुपये महीने में चाहिए, और इनिशियल एडमिशन के लिए भी कुछ लगेगा। तो मैंने अपने पिता को बताया कि कुछ इनिशियल सपोर्ट के लिए चाहिए, तो उनके पास तो कुछ था नहीं। लेकिन मैं ये भी बताऊँगा कि एक पूरी तरह से अनपढ़ इंसान, जिसको किसी भी अपॉर्चुनिटी का कोई भरोसा पता नहीं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, अपने बेटे के इमोशंस पर इतना कमिटेड था कि मतलब कि सामाजिक शिक्षा का तो उन्हें बहुत ज्ञान था, लेकिन जिस शिक्षा की हम बात करें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर पूरा विश्वास किया और मुझे आगे जाने के लिए बोला। उसी टाइम उनके पैर में सेप्टिक हो गया था। सेप्टिक हो गया, वो अपना इलाज भी नहीं करा पा रहे, थोड़ा बहुत इलाज कराया, फिर भी उन्होंने मुझे बोला कि एक ज़मीन थोड़ी-सी है, वो 40,000 उन्होंने बेचा, और उसी के कुछ पैसे का हम लोगों ने थोड़ा बहुत इलाज वो करा पाए, बाकी के 25,000 रुपये मुझे दिए। मैं उसको लेकर दिल्ली में फर्स्ट टाइम आया, और जब फर्स्ट टाइम आया, तो मुझे थोड़ा डिप्रेशन हुआ, क्योंकि जब दिल्ली में आया तो मैंने देखा कि लोग ज़्यादातर, तब मेरा वेट 39 केजी था।
खाना-पीना का कोई ऐसी ख़ास व्यवस्था थी नहीं बनारस में, और जो भी मिलता था अपने से बना के खाता था। तो 39 42 केजी के अराउंड में था। तो जब मैं दिल्ली में लैंड हुआ और मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरा और उससे जब बाहर निकल के गया, और मेरा एक दोस्त था पहाड़गंज रेलवे स्टेशन पर, उसी से मैं मिला, उसका घर भी पहाड़गंज पर था। तो उसने कुछ दिन, एक दिन के लिए बोला मेरे घर रह जाओ, हम लोग रूम खोजते हैं। तो अब एक मिडिल टाउन का लड़का जब आता है बड़े शहर में, उसको और कितना इशू आते हैं। मतलब आप लोगों को देखते हो बहुत आर्टिकुलेटेड, अच्छे कपड़े पहने हुए, तब आपको और भी फील होता है कि आप समाज में कहाँ पर हो। लेकिन वो सारी चीज़ें आपके डिटर्मिनेशन को ब्रेक नहीं करना चाहिए। मुझे भी फील हुआ कि देखने में मैं बिल्कुल अजीब लगता था। अगर आप मेरी फ़ोटो देखेंगे 10 साल पहले की, 12 साल पहले की, जब मैं सर्विस में आया था, तब मैं बिल्कुल अजीब दिखता था। 42 केजी में बिल्कुल स्केलेटन था। फिर भी मैंने अपने डिटर्मिनेशन को आगे बढ़ाया और अपने रूम को खोजा। रूम मुझे मिला 3/7 का। 3/7 के रूम में मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया और मैंने अपनी टिफ़िन भी हाफ रखा। उसके बाद मैंने अपनी परीक्षा के लिए तैयारी शुरू किया। घर वाले भी बात कर रहे थे कि ये इशू है, मेरी सिस्टर के घर में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई। तमाम तरह की परेशानियां रहीं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी की तरह मैंने देखा कि हर एक घंटा जो मैं बर्बाद कर सकता था या कोई भी बर्बाद कर सकता, उस एक घंटे से मेरे घर के कितने इमोशंस, कितने एक्सपेक्टेशन टूट सकते थे। उनका चेहरा जब मैं शाम को याद करता था चाय पीने के टाइम में कुछ भी, तो मेरे अंदर और ऊर्जा आ जाती थी कि मुझे किसी भी घंटे को बर्बाद नहीं करना। और दूसरी बात थी कि मैंने अपने परिवार को बोला था कि 2 साल की ही पढ़ाई है। 2 साल की पढ़ाई का मतलब केवल एक अटेम्प्ट, क्योंकि अगर दिसंबर में एग्ज़ाम का फॉर्म निकलता है, मई में पहली प्री होती है, अक्टूबर में आप मेंस देते हैं और अप्रैल में आप अगले 2 साल के बाद अप्रैल में आप इंटरव्यू देते हैं और मई में रिजल्ट आता है। यानी दिसंबर से लेकर मई तक फुल प्रोसेस अगर आप जाए तो 1.5 ईयर है, उसके 3 महीना पहले तैयारी। मैंने 365/2 720 डेज़ को पूरा कैलकुलेट किया था। उसमें हिस्ट्री में 48 टॉपिक्स थे, दूसरा सब्जेक्ट मेरा फिलॉसफी था जिसमें 41 थे, फिर जनरल स्टडी थे। मैंने टोटल अराउंड 167 टॉपिक्स की लिस्ट बनाई थी। 720 से मैंने कैलकुलेट किया था। हर टॉपिक के लिए मेरे पास 2 से ढाई दिन थे, जिसमें मुझे पढ़ना था, रिवाइज करना था और इसको वापस 2 साल के बाद रिवाइज करके उसको लाना था। तो एक-एक घंटे को मैंने कैलकुलेट करके रखा था कि एक-एक घंटा का मैं क्या हो सकता है। पैरेलली मुझे ट्यूशन भी खोजना पड़ा। ट्यूशन में मैंने पढ़ाना शुरू किया। अपने टिफ़िन को हाफ़ कर दिया, क्योंकि मैं खाना खाता तो उसमें फुल टिफ़िन खाना 1200 का आता था। चाय भी उसमें ₹5 की होती थी एक, और हाफ़ लीजिए तो ₹3 की। ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद रूम, खाने के में और चाय के साथ मैंने जोड़ा तो मेरा अराउंड 2400 आता था। 1700 रूम का, 800 आप खाने का और चाय का अगर आप दिन में एक बार भी पिएँ। मैंने अपने आप को लिमिटेड इतना रखा। कोई 3 साल में, पूरे 2 साल में कोई कपड़ा नहीं लिया और मेरे पास जितना भी पैसा फिर बचता था मैं डिफरेंट मैगज़ीन, न्यूज़पेपर लेता था। अब मैं रोज़ लोगों को बोल सकता था कि रोज़ कभी कोई मूवी जा रहा है, कभी कोई बतरा जा रहा है, कोई अल्पना जा रहा है। लेकिन फिर भी अब अपने घर वालों को याद रखता था कि मेरे फादर तो वहाँ तब तक सेप्टिक से पैर इतना ख़राब हो चुका था कि मेरे रूम और सिटी स्टेशन में लगभग 250 मीटर का डिस्टेंस था। वो 250 मीटर वो क्रॉल करके जाते थे, क्योंकि वो खड़े भी अब नहीं हो सकते थे। मुझे कई लोगों ने फ़ोन भी किया तब तक कि तुम्हारे फादर की इतनी तबीयत ख़राब हो गई, तुम दिल्ली में मौज कर रहे हो। तो वो भी सिचुएशन बहुत टफ़ होता है जब लोग आपको अटैक करते हैं बिना समझे हुए, और ये होगा। हम में से कोई भी ये सोचता है कि ऐसा नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। ये होगा ही होगा और आपको इसके लिए तैयार रहना है। ये आपका रास्ता है, आपका तरीका है, आपका उद्देश्य है। उसके लिए पूरा सैक्रिफ़ाइस आपको ही करना है, कोई और नहीं आएगा। और आप उसको जवाब देते रहें, कन्विंस करते रहें, कभी आप उससे सॉल्व नहीं कर पाएँगे। आपको अपने एक्शन से, अपने अचीवमेंट से ही लोगों को जवाब देना है। ये बात को आपको हमेशा समझना है। फिर भी मैंने इस बात को बताया, अपने घरवालों को बताया, और मेरी ममता दी ने भी बहुत सैक्रिफ़ाइस किया। जब मैंने उनको फ़ोन करके पूछा कि फ़ादर की इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि वो क्रॉल कर रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, और तब वो रिक्शा-विक्शा रिपेयर करने लगे थे, क्योंकि वो चला ही नहीं पाते थे। तो उन्होंने बताया कि नहीं-नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, वो थोड़ा बहुत पट्टी कर रहे हैं, कुछ नहीं, ऐसा बात नहीं। जबकि उन दूसरों ने बताया कि सर्जरी होने वाली है। तो उन्होंने भी मुझे कुछ फैक्ट छुपाए ताकि मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। उनकी भी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, मेरी सिस्टर भी रेलवे स्टेशन पे जाके सुसाइड करने वाली थी।
इस तरह की सिचुएशन घर पर आ गई थी और वो रेलवे ट्रैक पे जाके खड़ी भी थी और कोई उनको पकड़ के लेके आया था। और एक बार दूसरी बार गई तो उन्होंने मेरे बारे में सोचा कि अगर मैं कुछ कर लूँगी तो गोविंद अपने आप को परीक्षा में बिल्कुल फोकस नहीं कर पाएगा। तो ज़िंदगी में आपके सभी टाइप के सिचुएशन आएंगे, आपके अपने घर वालों का सेक्रीफाइस साथ कई बार आपको पता भी न चले, शायद इसके अलावा भी कई सेक्रीफाइस हो जो मुझे उन्होंने बताया हो। लाइफ ऐसे ही चलेगी मेरे दोस्तों, लेकिन आपने जो सोचा है उसको आपको कैसे अचीव करना है आपका अपना डिसीजन है। मैंने अपनी तैयारी शुरू की जब मैंने हिस्ट्री और हिस्ट्री सब्जेक्ट मैंने कैसे चूज़ किया। मैं जब दिल्ली आया था तो किसी ने एक तैयारी करने वाले जा रहे थे हिस्ट्री की, उनका प्रिपरेशन था, वो चारों अटेम्प्ट ख़त्म हो गए थे। तो मैंने उनसे पूछा क्या लेना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो हिस्ट्री की बुक्स है, मैं तो हिस्ट्री पढ़ा, तो मैंने हिस्ट्री ले लिया। मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था। अगर वो मुझे केमिकल इंजीनियरिंग की किताब दे दी तो फ्री में मैं केमिकल इंजीनियरिंग ले लिया होता। डिपेंड करता है कि मेरे पास जो भी चीज़ मुझे फ्री में मिल गई मैंने ले लिया। दूसरी सब्जेक्ट फ़िलॉसफ़ी, एक धर्मेंद्र कुमार मिल गए थे, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें कुछ गाइड कर दूँगा, क्योंकि वो फ़िलॉसफ़ी के टीचर थे। अगर ज्योग्राफ़ी का टीचर मिला होता कि ज्योग्राफ़ी का गाइड कर दूँगा, मैं ज्योग्राफ़ी ले लेता। सब्जेक्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट थे ही नहीं और न ही मेरा किसी सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट था। मेरा केवल और केवल फ़ोकस अपने उद्देश्य में था। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता तो मैं किसी सब्जेक्ट का प्रोफ़ेसर बनने के लिए ट्राई करता। मेरे उद्देश्य या आपके जो उद्देश्य हैं उसको अचीव करने के लिए टूल्स पर मत इंटरेस्ट, टूल्स में प्यार नहीं होना चाहिए। वो टूल्स या वो इंस्ट्रूमेंट आपके सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, मेरा किसी सब्जेक्ट से कोई लगाव नहीं था। मैंने उन दोनों सब्जेक्ट में, चूँकि एक फ्री में बुक मिल गई, एक फ्री में टीचर मिल गया, इसी तरह उन दोनों की तैयारी शुरू किया और पहला फॉर्म भरा यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का। रिजल्ट आया, दोनों के प्री मेरे क्वालिफाई हो गए थे और जिस दिन प्री का रिजल्ट आया उस दिन मेरा ट्यूशन जिसको मैं पढ़ाता था उसके फादर का ट्रांसफ़र हो गया। अब 10 अगस्त को सारे लोग जो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री भी निकाल लिए थे, कई सारे लोग बहुत खुश थे और मैं 10, 11, 12 अगस्त को 3 दिन ट्यूशन ही खोज रहा था कि ट्यूशन मिल जाए सर्वाइवल के लिए। जब 12 अगस्त की शाम को मुझे ट्यूशन मिल गया तो 13 अगस्त से मैंने फिर पढ़ाई पर फोकस किया। यूपीपीसीएस का भी प्री आया, उसमें भी मेरा क्वालिफाई हो गया। मैं कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता तो क्या होता? जब किसी भी उद्देश्य से आपने अपने आप को अटैच कर लिया है तो वो उसको आप अल्टरनेटिव फ़िलहाल मत सोचिए कि अल्टरनेटिव मैं क्या करूँगा। अल्टरनेटिव से आप थोड़े वीक हो जाते हैं। 2 इसके अप्रोच हो जाते हैं कि आप लाइफ़ में सर्वाइव करने के लिए अल्टरनेटिव होना चाहिए। वो अच्छी बात है, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ज़िंदगी में आप सर्वाइव कर ही सकते हैं। लेकिन ये सोच के चलना कि ये नहीं होगा इसलिए मैं ये रखूँ, ये वैसी बात हो गई कि अपने अपने पास एक हॉस्पिटल या डॉक्टर का नंबर लेके चलना कि अगर ड्राइव कर रहा हूँ एक्सीडेंट हो गया तो मैं किस डॉक्टर के पास या किस हॉस्पिटल में जाऊँगा। एज ए सेफ्टी मेजर आपने हमेशा अपने पास किसी डॉक्टर को रखा है, लेकिन ये एक नेगेटिव थॉट लेके कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ और एक्सीडेंट होगा इस हॉस्पिटल में जाऊँगा, ये बड़ा नेगेटिव थॉट मुझे लगता था। हर उम्र की अपनी एक सोच होती है, एक पड़ाव होता है, उस उम्र में मैंने यही सोचा था। तो मैं अपनी सिस्टर को समझाया था कि नहीं दीदी, यूपीएससी की परीक्षा मैं दूँगा, सेंटर दिल्ली में ही है और मैं इसमें बिल्कुल फ़ोकस हूँ और मैंने अपनी सारी रिसोर्सेज़, जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा था, मैंने इसके हिसाब से अपने आप को तैयार किया हुआ है। गाज़ियाबाद आना-जाना, रहने के लिए भी उसमें तो हालत बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि तब तक फ़ादर की तबीयत डिटेरियोरेट हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। किसी ने मुझे उसमें ये भी फ़ोन करके बताया कि तुम्हारे पिता तो इतनी हालत ख़राब है कि वो रोटी और अचार को पानी में डाल के खा रहे हैं, सब्ज़ी के लिए पैसे नहीं थे। वो टाइम मेरे लिए बहुत टफ़ था कि ये कि ज़िंदगी में कई बार ऐसे समय आते हैं कि आप समझ नहीं पाते कि किधर की तरफ जाना चाहिए। फिर मैंने यही सोचा कि मैं अगर वापस चला गया तो डेफ़िनेटली इस टाइम अपने पिता की ज़िंदगी को थोड़े टाइम के लिए मैं बेहतर कर सकता हूँ। शायद अचार से उनको कोई सब्ज़ी ला के दे सकता हूँ अगर मैं कोई काम करने लगूँ। या तो अगले 5-6 महीने में पूरी अपनी ताकत झोंक दूँ और उनको ज़िंदगी में उनकी ज़िंदगी को बेटर कर पाऊँ और वो जो एक सामाजिक कलंक हम लोग पर है कि हम ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, उससे उनको आगे ले जा पाऊँ। इसी सोच के बाद मैंने यूपीएससी मेंस पर पूरी तरह से फ़ोकस किया और वो तैयारी मैंने इस तरीके से की कि मैं आज भी सोचता हूँ तो वो डिटर्मिनेशन मैं खुद समझ नहीं पाता कि आपका परिवार आपको कितनी ताकत दे सकता है। जब जनरल स्टडी या हिस्ट्री के बाद फ़िलॉसफ़ी का पेपर आया तो लगभग 3-4 दिन तक मैं वॉक करते पढ़ाई कर रहा था, ताकि मुझे नींद ना आ पाए। उस दौरान पैर भी हमारे कट गए थे उस चप्पल से,
खून भी निकलने लगता था। लेकिन मैंने 72 आवर्स एक बार कंटिन्यूअस स्टडी किया था फिलॉसफी के लास्ट पेपर के लिए। खाने का पीने का भी मैं भूल गया था, और हालांकि मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि वैसा न करें, क्योंकि उसके बाद जिस दिन परीक्षा देकर आया उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं अपनी ताकत अंतरात्मा तक से झोंक कर आया था। मेरे इंटेस्टाइन चिपक गए थे, क्योंकि पानी की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई। और उस समय तो बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन लास्ट पेपर दिया और लास्ट पेपर देने के बाद वापस आया और बैठ के पहला रोटी का टुकड़ा लिया, तो रोटी अंदर जा ही नहीं रहा था, क्योंकि तब तक सारे इंटेस्टाइन अंदर से चिपक चुके थे। एंड इट टुक 6 मंथ टू नॉर्मल डाइट में आने पर। लेकिन उसके बाद ज़िंदगी में बहुत सारे इशू आए, लेकिन ये मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और ज़िंदगी में हर समय हर चीज़ में बैलेंस मैं नहीं कर पाया कि इतना फोकस भी करूँ, इतना स्वास्थ्य का भी ध्यान लूँ, लेकिन मेरा फोकस उस लेवल तक जा चुका था कि मैं अपने शरीर को भी भूल रहा था कि मेरी क्या लिमिटेशन है शरीर की। यूपीएससी के मेंस देने के बाद मैं वापस घर आया, और घर पर मैंने फादर की हालत देखी तो और भी हो गया, क्योंकि उनका जो सर्जरी भी करवाया घर पर, वो कहते हैं ना कि उसमें जो शून्य करने के लिए इंजेक्शन लगाता है वो भी नहीं लगाया डॉक्टर ने, वो उसी तरह लाइव कर दिया, क्योंकि अच्छे डॉक्टर के पास जाने की भी हमारे पास वो नहीं थी। तो घाव बढ़ चुका था, मुझे ये समझ में आ चुका था कि मेरे पास 3 से 4 महीने ही हैं, और जितनी जल्दी मैं अपने आप को प्रिपेयर कर पाऊँ। अब सिस्टर को भी मैंने अपने आप को बहुत समझाया, वो भी मुझे मैं उनको पकड़ कर रोने लगा कि अगर इससे ज़्यादा मुझे पढ़ाई करनी पड़ी तो शायद मैं मर जाऊँगा, क्योंकि मैंने अपनी शरीर के सारे लिमिटेशन को क्रॉस करने की कोशिश किया था। फिर जब मैं दिल्ली वापस आया तो फिर मैं मजबूत हुआ, और आप विश्वास मानिए फिर मैंने अपनी ही गलती को पॉइंट आउट किया कि इस साल तैयारी मुझसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये गलती हुआ। अगर अगले साल देना पड़ा तो इस सब गलती को मैं कैसे काउंटर करूँगा? मैंने ये भी सोच रहा हूँ कि 6 महीने ही टाइम है, और लेकिन मैं अगले अटेम्प्ट का भी तैयारी करना शुरू कर दिया। क्योंकि इमोशनल एस्पेक्ट आपके जीवन के व्यवहारिक चीज़ों को कभी भी वो ना कर पाएँ, कि हो सके कि ना हो किसी वजह से, हो सके कम रैंक आ जाए, तो मैं क्या करूँगा? तो बैठ के रोना तो नहीं है। तब मैंने अगले साल की भी तैयारी करना शुरू कर दिया कि और पहले अपने ही 20 मिस्टेक निकाले जो मुझे ही नहीं, मुझे अपने आप को मैं अपना सबसे बड़ा आलोचक था। मैंने ज़िंदगी में जिस परीक्षा में अपनी असेसमेंट किया, मैं उससे ज़्यादा हमेशा 20 से 25% मेरे आते थे, क्योंकि मैं अपना बहुत टाइट असेसमेंट करता था। मैंने 10th में असेसमेंट जितना किया उससे मेरा 27% ज़्यादा आया। 12th में जितना असेसमेंट किया उससे भी ज़्यादा मेरा 30% के अराउंड आया। ग्रेजुएशन में भी यही रहा। तो मेरा असेसमेंट इतना टफ होता था मेरा खुद का, कि मेरे हमेशा रिजल्ट उससे बहुत आगे आता था। तो मैंने जब अपने ही 20 मिस्टेक निकाले, और 20 मिस्टेक के बाद मैंने ये सोचा कि मैं इसको अगले साल और भी एनर्जी लगा कर पूरा करूँगा, अगर किसी वजह से कोई एडवर्स रिपोर्ट आती, एडवर्स कुछ होता है कि मेरा रैंक ठीक ना आ पाया, मेरा नहीं हो पाया। और इसके साथ-साथ मैं घर को भी देख रहा था, और अपने सारा ट्यूशन मैंने खुद ही करना शुरू किया। नवंबर का महीना फिर स्टार्ट हुआ, फिर ट्यूशन पढ़ाना फिर प्री स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू का रिजल्ट आया। इंटरव्यू का रिजल्ट आया तो सारे बहुत खुश थे कि फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में तक पहुंच गए, मैं पहुंच गया। लेकिन मुझे टेंशन आ गया कि कपड़े क्या पहनने हैं, क्योंकि मेरे पास तब तक कोई कपड़े भी नहीं थे। मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा, तो शूज़ तो मैंने उसके ले लिए। शूज़ को उसकी हाइट में से थोड़ी कम थी, फिर भी मैंने उसके शूज़ को कुछ खींच कर पहन लिया। टाई भी पहन लिया, लेकिन पैंट शर्ट तो किसी का भी फिट नहीं आ सकता, और 3 साढ़े 3 साल से मैंने कभी कपड़े कोई लिए ही नहीं थे। तो बहुत हिम्मत करके, उसमें मेरे पास भी पैसे नहीं बचे थे, कपड़ों के लिए तो बचते नहीं थे, दिल्ली में किसी तरह से रहना खाना हो पाता था। तो फिर मैं अपनी सिस्टर को फ़ोन किया कि मुझे बहुत डरते हुए, मैं उनकी हालत भी जानता था कि पैंट शर्ट के लिए कपड़े चाहिए, एक कपड़ा लेना है, और शायद 2000 तक में मिले पैंट शर्ट का कपड़ा लेना और सिलवाना। तो वो भी उन्होंने कुछ मुझे बताया नहीं, और उन्होंने मुझे तीसरे दिन 2000 दे दिए। मुझे बाद में सिलेक्शन के बाद पता चला था कि उस समय मेरी सिस्टर का प्रेगनेंसी का इशू चल रहा था। डॉक्टर्स की जो दवा देने के पैसे थे, जो अल्ट्रासाउंड के पैसे थे, वो मुझे दे दिए। उन्होंने अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई चीज़ कुछ करवाया ही नहीं, कोई भी टेस्ट कुछ भी नहीं करवाया, और बिना रिस्क लेते हुए सारा पैसा मुझे दे दिया। और जब किसी ने उनसे पूछा कि तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया, अपनी दवा के पैसे, अल्ट्रासाउंड तक के पैसे दे दिए, कुछ हो गया बीच में तो क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि उसकी इतने साल की तपस्या, उसका इतने साल का सपना, वो हमारे लिए ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है।
बाकायदा कि मैं अपनी ज़िंदगी की, अपनी जान की चिंता करूँ। तो उन्होंने उस तरीके से वो 2000 मुझे दी थी। उस समय तक मुझे भी पता नहीं था, मुझे भी सिलेक्शन के बाद पता चला, जब मेरी भांजी होने वाली थी। तब डॉक्टर के पास मैं गया, तब उन्हें बताया कि इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया कि बिना किसी मेडिकल चेकअप के, बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी मेडिसिन के इन्हें 2 ट्राइमेस्टर निकाल दिए थे। उसके बाद मैं पैंट शर्ट लेकर तो गया, पहन के जब यूपीएससी इंटरव्यू के लिए गया, तो यूपीएससी इंटरव्यू में जाने से पहले तब मुझे था कि ये पहली बार ज़िंदगी में मैं कोई इंटरव्यू दे रहा था, फर्स्ट टाइम। और तब तक वही 39 या 38 केजी का बिल्कुल स्केलेटन, किसी तरह से पैंट शर्ट ऊपर फिट जो हो पाया, और टाई भी मैंने किसी का मांगा, शूज़ अपने दोस्त का पहन के किसी तरह मैं गया इंटरव्यू देने। इंटरव्यू देने के लिए जब मैं बैठा, तब काफ़ी लोग थे जो एक्सपीरियंस थे, काफ़ी आर्टिकुलेटेड थे, काफ़ी बहुत हैंडसम भी लोग थे, और मुझे बड़ा फील होता था कि इन सब के सामने कैसे मुझे चूज़ करेंगे। मैं हिंदी मीडियम का ठेठ बनारस का आदमी था कि इसको इंग्लिश के बारे में कोई विशेष जानकारी भी नहीं थी। जब मैं लेकिन इंटरव्यू के सामने, जब बोर्ड का ग्रुप बना और मुझे बोला गया कि अगले आप हैं, तो ये मेरे दिमाग में बहुत प्रश्न आ रहा था कि मैं क्या सोचूंगा, मतलब क्या सोचना चाहिए। इतने बड़े लोग, उसमें कई सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट, मैं तो तहसीलदार और लेखपाल भी देख लेता था तो मेरे लिए बड़ी बात होती थी। इंस्पेक्टर हमारे इलाके में आ जाए तो हम लोगों को पसीना आ जाए कि बहुत बड़ा अफसर आ गया। ये देश के इतने बड़े ब्यूरोक्रेट या जो भी टॉप मोस्ट सिविल सर्वेंट थी उसमें पैनल में आते, मैं एक 22 साल की उम्र में इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं क्या सोचूं इनके बारे में। तो मैंने फिर यही सोचा कि मुझे दिमाग में ये रखना है कि यही मेरा परिवार है अगले 40 साल के लिए, और मैं अपने परिवार को अपना उद्देश्य बताने चाह रहा हूँ। और मैंने ये तरीका ताउम्र ज़िंदगी में फॉलो किया कि ऑनेस्ट अप्रोच, कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। लोग ऐसे सोचते हैं कि किसी बेवकूफ़ आदमी ने बोला होगा, ऐसी बात नहीं है। ऑनेस्ट अप्रोच ज़िंदगी में आपको बहुत क्लैरिटी देती है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये सच में सच बात है। क्योंकि जब आप अपने से बहुत बड़े आदमी से डील कर रहे हो ना, तो आप ये मान के चलो कि उसका नॉलेज, एक्सपीरियंस, तजुर्बा सब आपसे कई गुना होगा। आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो मैं यही सोच के गया कि ये मेरा परिवार है और जो मन में है, जो सोचता हूँ, वही बात बोलूँगा। और जब मुझे इंटरव्यू कॉल किया गया था, उस बोर्ड की चेयरमैन परवीन तला मैडम थी। इंटरव्यू बहुत सारे इश्यूज़ पर चले, का बनारस पर चले, गांधी जी पर चले, देश की स्थिति पर चले, बहुत सारे इशू पर हुए इंटरव्यू। 40 मिनट चलने के बाद जब मैं निकल रहा था, तो चेयरमैन ने मुझसे पूछा था कि गोविंद, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अगर तुम्हारा नहीं होता तो अभी तो तुम 22 साल के हो, तुम्हारे पास और मौके हैं, तो और मौके दोगे? मैंने उनसे बोला, मैडम ज़िंदगी में नेगेटिव अप्रोच तो कभी रही नहीं, और ये सफ़र जो 1.5 साल का था, फाइनली आप लोग से मिलना हुआ, बहुत ही अच्छा रहा। और मैंने वही अपने बेसिक प्रिंसिपल को दोहराया कि गाड़ी चलाते हुए हॉस्पिटल का एड्रेस लेके चलने की मेरी आदत नहीं है। तो यहाँ तक प्रोसेस ज़िंदगी का बहुत अच्छा चला, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। नहीं होगा तो क्या करना है ये नहीं सोचा अभी, और मैं इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू रखूँगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं आपके अपेक्षाओं पर आगे भी खरा उतर पाऊँ। बस इतना कह के मैं बाहर निकल गया। और फिर 1 महीने बाद मेरा रिज़ल्ट आया, 14 मई को था। और जब रिज़ल्ट आया तो किसी ने फ़ोन किया कि आपका 48 रैंक्स आ गया है। तो मैं भी जाके दौड़ते हुए कैफ़े में चेक किया, और पहला कॉल जब मैंने किया अपनी सिस्टर को, तो मेरी ममता जी तो बिल्कुल, वो मतलब कि वो ब्लैकआउट उनको हो गया था। वो बोल ही नहीं पाए और बहुत देर से उनको होश भी नहीं रहा। लेकिन मेरी दूसरी सिस्टर, वो बहुत रोती रहीं। और फिर मैंने देखा समाज कैसे बदलता है। कितने सारे लोग कॉल, मेरे घर पर 2-3 दिन तक भीड़ रही, कई जाने के लिए लोग, जो मेरे रिश्तेदार जिनको मैं खुद नहीं जानता था, वो मुझे फ़ोन कर रहे कि तुम्हारे घर पर जाना चाह रहे हैं, लेकिन भीड़ है, किसी से मिल ही नहीं पा रहे। और मैं यहाँ दिल्ली में, और कोई किसी से पता ही नहीं क्या हो रहा है। अचानक उसमें भी बहुत मीडिया वाले, न्यूज़ वाले आते थे। तब मैंने देखा कि समाज या सोच कैसे बदलती है लोगों की। आपके बैकग्राउंड, सो कॉल्ड बैकग्राउंड, जिसको मैं क्लास 6 से चेंज करने की कोशिश कर रहा था, तो फाइनली वो चेंज हुआ बैकग्राउंड।
और आपके कहते हैं ना, कंटेंट पर फोकस न करके दुनिया आपके बैकग्राउंड पर फोकस करती है। कुछ लोग, लेकिन कई जेन्युइन लोग आपके लाइफ में ऐसे भी रहेंगे जो आप पर फोकस करेंगे, आपके बैकग्राउंड पर नहीं फोकस करेंगे। तो इसलिए मेरा सजेशन ये हमेशा रहा आप लोग सभी लोगों से कि हमेशा ज़िंदगी में उनको बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए जो आप पर फोकस रखे हैं, आपके बैकग्राउंड पर नहीं फोकस रखे हैं। क्योंकि वही लोग हैं, बैकग्राउंड चेंज होते रहते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। लेकिन जो लोग आप पर फोकस रखे हैं, आपके माता-पिता या आपके भाई-बहन, उनसे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता। इसी चीज़ को मैंने बाहर जब बनारस गया, तो बनारस में जब मैं ट्रेन स्टेशन गया तो पूरा शहर था, ढोल नगाड़े थे। मेरे फ़ादर को तब भी समझ में नहीं आ रहा था। और एक इंसिडेंट मैं बताऊँ, मेरे इंटरव्यू के 4 दिन पहले मेरे फ़ादर रिक्शा बना रहे थे। तो एक कांस्टेबल नया उनका रिक्शा को पीटने लगा। वो खड़े तो हो नहीं पाते थे, उसमें पैर खराब हो चुका था। ये हटाओ, हटाओ। तो बगल में हमारे इंद्रदेव मिश्रा एक रहते थे। तो उन्होंने बताया, तुमको पता है इनका लड़का आईएएस का इंटरव्यू दिया अभी। तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ। चूँकि इंद्रदेव मिश्रा काफ़ी पढ़े लिखे लॉयर थे, तब उसे लगा कि ये तो सही बोल रहे होंगे। तब उसने कुछ बोला नहीं। लेकिन जब 4 दिन बाद रिजल्ट आया, तो वही वो कांस्टेबल आया था मेरे फ़ादर से मिलने कि मैं समझ नहीं पाया कि इतना भी आपका लड़का आगे सोच रहा है ये। तब मेरे फ़ादर को समझ में आया कि मैं किसी बहुत बड़े पोस्ट पर पहुंच गया हूँ। तो उनको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या यूपीएससी के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। चीज़ें ऐसे मोल्ड होती है, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं था। मुझे ये था कि उनको ये समझना, जब बनारस के कई सारे कुछ पॉलिटिशियन, एमएलए, एमपीज़ भी आए, उनसे मिलने, तब उनको जो आँखों में मैंने चमक देखी, ज़िंदगी में रिस्पेक्ट जब पहली बार मिला उनको समाज के हर तबके से, उसी चमक के लिए मैंने ज़िंदगी में क्लास 6 से तैयारी किया था। 12 साल की उम्र से लेकर 22 साल की उम्र तक। वो जो 10 साल का मेरा संघर्ष था, उसी एक चमक के लिए मैंने तैयारी किया था। और अपनी भी मेरी सिस्टर को जिन लोगों ने बोला था कि उन्हें बर्तन मांजने चाहिए, ये करने चाहिए, उस हिसाब से भी मैंने उनके भी आँख में चमक देखी। इन्हीं 2 लोगों की आँखों में चमक के लिए मैंने 10 साल मेहनत की। तो मेरा यही आप सभी लोगों से है कि ज़िंदगी में आगे बढ़िए, अपने परिवार से बेहद लगाव रखिए, फिर एक बेहतर इंसान आप अपने आप खुद बन पाएँगे। और डेडिकेशन, कमिटमेंट में कभी भी कोई कमी हो तो अपने परिवार को देखिए, उनकी सोच, उनकी चाहत को देखिए, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन का काम करती है। मेरे लिए तो एटलीस्ट वही काम किया और आज भी वही काम कर रहा है, जब मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूँ। आप सभी के लिए मेरे शुभकामनाएँ, और मैं बिल्कुल आशा करता हूँ कि ज़िंदगी में हम सभी एक बेहतर इंसान बन पाएँ। और हार्ड वर्क इज़ द की, डेडिकेशन इज़ द एडिशनल पॉइंट। इन दोनों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे। मेरी आप सभी के लिए हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद। है जोश की टीम ने मेरी कहानी सुनने के बाद मुझे अप्रोच किया और उन्होंने ये कहा मुझसे कि क्या कुछ हम साथ ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारे उनके फैमिली में ऐसे बच्चे हैं, जोश की फैमिली में, जो मेरिटोरियस हैं, पढ़ना चाहते हैं, बट फाइनेंशियल और दूसरी ऐसे बाधाओं की वजह से वो शायद अच्छी गुणवत्ता वाली जो पढ़ाई है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। आज मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं जोश की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। एक खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि मैं खुद जोश के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप तक यूपीएससी की पढ़ाई को पहुँचाऊँगा। मैं इंश्योर करूँगा कि आपको वही गुणवत्ता मिले जिसको यूज़ करके बहुत सारे टॉपर ने अपने ड्रीम को फुलफ़िल किया है। आपके ड्रीम में या ड्रीम के फुलफिलमेंट में कभी भी कोई फाइनेंशियल बाधा नहीं आएगी, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए नीचे एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक को आप भर करके स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, ताकि आप अपने ड्रीम के लिए और अधिक तन्मयता के साथ और अधिक बारीकियों के साथ तैयारी कर सकें। चलो साथ में आगे बढ़ते हैं।